पुराने जमाने में एक अंग्रेज हुआ करते थे जिनका नाम था विलियम नाइटन। वो कलकत्ता में हिस्ट्री के प्रोफेसर थे और लॉर्ड कैनिंग ने उनको सन 1860 में अवध कमीशन में भी अपॉइंट किया था। उन्होंने एक बुक कंपाइल की थी जो कि द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन ईस्टर्न किंग के नाम से पहली बार सन 1855 में छपी थी। इसी किताब के तारीख के पन्नों से आज मैं तारीख बयान कर रहा हूं। एक बात बताता चलूं कि इस किताब के लेखक पर यह इल्जाम लगता रहता है कि उन्होंने कॉलोनियल ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से यह किताब लिखी थी। अवध के बादशाह नसीरुद्दीन हैदर का मिजाज काफी चेंजेबल था, यानी काफी परिवर्तनशील। वो जब खुश होते तो अपने दरबारियों, मुलाजिमों, फनकारों और पसंदीदा अफराद को फराग दिली से उपहार और ओहदे अता करते थे। एक आदमी जो भटकता हुआ उनके महल के पास आ गया था, उसको आला पोजीशन देकर कई सौ सवारों और हाथी पर बिठाकर रुखसत किया था। और तो और ये जानते बूझते हुए कि उनका अपना एक वजीर बढ़ा चढ़ाकर आम खर्च का गलत हिसाब दे रहा था, ये कहकर उसको उसके बताए हुए खर्चों का पेमेंट करने का हुक्म देते रहे कि अगर मेरा कोई आदमी मेरी वजह से अमीर हो रहा है तो मैं क्यों उसको अमीर ना होने दूं। उनके हाउस होल्ड में 5 यूरोपियंस उनके बहुत करीबी थे जो हर कोर्ट प्रोसीडिंग में भी उनके साथ ही रहते थे। एक उनके ट्यूटर थे जो उनको इंग्लिश सिखाते थे, जिनको वो मास्टर कहा करते थे। एक उनके लाइब्रेरियन थे, एक उनके पोर्ट्रेट पेंटर थे, एक उनके बॉडीगार्ड्स के कैप्टन थे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे उनके यूरोपियन बार्बर यानी हज्जाम। बहुत हद तक उनका ये यूरोपियन बार्बर उनकी गलतियों के लिए जिम्मेदार था। इसके 3 नाम किताबों में आए हैं। पहला जॉर्ज हैरिस रूसेट, जॉर्ज क्विगले या सुफराज खान। ये एक फ्रेंच था जिसने उनको बहुत बिगाड़ा था। अब बादशाह नसीरुद्दीन हैदर जब नाराज होते थे तो किस हद तक जा सकते थे, उसके कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। उन्होंने अपने चचाओं के साथ क्या किया वो आपको बताता हूं। उनका एक वाकया आज भी बड़ा अजीब सा लगता है। उनके एक चचा हुआ करते थे जिनकी मूछें बहुत शानदार और लंबी चौड़ी थी। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर उनसे एक खलिश कसक अपने दिल में रखते थे। वो इसलिए कि उनकी गद्दी नशीनी के वक्त वो चचा उनके खिलाफ उस मुहिम का हिस्सा थे जो चाहती थी कि नसीरुद्दीन हैदर बादशाह न बनने पाए। एक रोज अपने उन चचा जिनका नाम आसफ था, उनको रात के खाने पर महल बुलवाते हैं। उस वक्त उनके कुछ करीबी अंग्रेज दोस्त भी उसी महल में मौजूद थे। जब वो महल में पहुंचे तो उस हॉल में तब तक बादशाह नहीं आए थे। वो बूढ़े चचा आसिफ एक अंग्रेज से कहते हैं, पता नहीं बादशाह ने मुझे क्यों बुलाया है, मैं तो उनके साथ का भी नहीं हूं, मैं तो बूढ़ा हूं और आंखों से भी कम ही देख पाता हूं। तब उस अंग्रेज ने उनसे कहा, आप परेशान ना हो, अभी कल ही आपके बेटे को भी बुलाकर उन्होंने दावत खिलाई थी और उनसे अच्छा बर्ताव भी किया था। फिर बादशाह नसीरुद्दीन हैदर की उस हॉल में आमद होती है और वो बड़ी इज्जत से चचा आसफ का हाथ पकड़कर अपने सामने की कुर्सी पर बिठाते हैं। फिर दोनों एक साथ बैठकर खूब शराब पीते हैं। जब जब आसफ साहब रुक जाते, थक जाते, बादशाह कहते, क्या मेरी शराब अच्छी नहीं? जिस पर आसिफ साहब कहते, अरे बहुत अच्छी है। फिर से वो गिलास उठाकर पी जाते। फिर बाद में उनको खाना खिलाया गया। उसके बाद फिर शराब का दौर चला। फिर एक बोतल लाकर उनके सामने रख दी गई। अच्छा, बीच बीच में आसफ साहब अपनी मूछों को बार बार ताव दे रहे थे। फिर जब वो नशे में धुत हो गए और शराब खुद अपने हाथ से पीने के लायक नहीं रहे तो बादशाह के हुक्म से उनको जबरदस्ती पिलाई गई। इतना सब के बाद वो बिल्कुल बेसुध हो गए। ये देखकर बादशाह अपने खास बाबर को हुक्म देकर बोले, यानी हज्जाम को, इनकी मूछें बिगड़ गई हैं, जरा इनको फिर से संवार दो। और ये कहकर वो एक बड़ा कहकहा लगाकर हंसने लगते हैं। उनका वो यूरोपियन बार्बर उनकी मूछों को एक डोर से कुर्सी के दोनों आर्म से बांध देता है। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर तालियां बजाकर ये तमाशा देख रहे थे। उनके अंग्रेज दोस्त जो वहां मौजूद थे वो ये सब देखकर नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि ये डिस्ग्रेसफुल है, मैं इनको रिलीज करने जा रहा हूं। ये सुनकर बादशाह गुस्से से चीखते हैं और कहते हैं कि लीव द रूम। क्या मैं अपने घर का मालिक नहीं हूं? जिसको इससे एतराज हो वो यहां से निकल जाए। ये सुनते ही वो दोनों अंग्रेज वहां से निकलकर कॉन्स्टेंशिया चले जाते हैं।
پھر ان انگریزوں کو بعد میں وہاں موجود ایک شخص سے معلوم ہوا کہ ان کے جانے کے بعد اس یورپین باربر نے پٹاخے لا کر آصف صاحب کی کرسی کے نیچے رکھ دیے اور دھماکے کیے جس سے ان کے پیر جل گئے تھے، اور جب انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ان کی ہونٹوں پر کی کھال مونچھوں کے ساتھ اکھڑ گئی تھی اور خون جاری ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بھی جب وہ بیچارے وہاں سے جانے لگے تو بادشاہ سے انہوں نے مخاطب ہو کر کہا، بہت شکریہ آپ کی دعوت کا، میزبانی کا، میں معافی چاہتا ہوں کہ میرے خون نکلنے کی وجہ سے آپ کی مہمان نوازی ادھوری رہ گئی۔ یہ سن کر وہ اور زور سے قہقہا لگانے لگے، ساتھ میں وہ باربر وہ بھی ہنس رہا تھا، باقی سب خوف سے خاموش کھڑے تھے۔ اسی طرح ایک بار انہوں نے اپنے ایک دوسرے چچا جن کا نام سعادت تھا ان کو شراب پلا کر اپنے یورپین باربر کے ساتھ خوب نچایا تھا۔ اس باربر نے دھیرے دھیرے ان کے تن سے سارے کپڑے جدا کر دیے اور وہ بیچارے شرمندہ ہو کر اپنا منہ چھپا کر رونے لگے تھے۔ ان پر بھی یہی الزام لگا تھا کہ انہوں نے بھی بادشاہ کے خلاف کانسپریسی رچی تھی۔ یہ وہی بادشاہ تھے جنہوں نے لکھنؤ میں محرم میں سوگ اور عزاداری 10 دن کی جگہ 40 دن کر دی تھی، اور یہی بادشاہ نصیر الدین حیدر تھے جو محرم کے دنوں میں امام باڑے پہنچ گئے تھے، وہ بھی اپنی یورپین ڈریس میں، اور ہاتھوں میں ان کے بلیک لنڈن ہیٹ تھا۔ یہ دیکھ کر اس وقت کے شیعہ علماء بہت خفا ہوئے تھے اور یہ ایک سکینڈل بن گیا تھا۔ ان کی اس حرکت سے ناراض ہو کر انگلش ریزیڈنٹ نے بھی ان کو ٹوکا تھا، مگر وہ کہاں کسی کی سنتے تھے۔ اکڑ اور ہیکڑی بالکل خاصابوں جیسی تھی۔ حالانکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بادشاہ نصیر الدین حیدر کے بارے میں بہت سی مشہور کتھائیں برٹش رائٹرز اور ٹریولرز نے لکھی تھی، جو کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اودھ کے رولرز کو ایوگیہ ثابت کرنے پر آمادہ تھے۔ اس لیے ان کی پرسنالٹی کو ایسے توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ بہرحال میں نے تو صرف ایتہاسک کتاب میں کیا لکھا پایا ہے وہ آپ کو بتایا ہے۔ یہ بات میں بھی مانتا ہوں کہ اودھ کے شاسک جس طرح انکیپیبل دکھائے جاتے ہیں ویسے وہ بالکل بھی نہیں تھے۔